चलो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर कौन सा बताओ? 6। लास्ट टॉपिक है अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। देखो कुल मिला के 100 पेज का था। फोकस करोगे, कैमरा में फोकस करो तो उसमें देखोगे तो तुम्हारा ये लास्ट जो यूनिट है पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरुआत से लेके यहां तक 100 पेज का है। तो कितना बड़ा है और कितना मार्क्स कवर करता है तुमको पता ही है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कितना मार्क्स कवर करता है। तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के एकदम ही मत जाओ। और हम तुमको ऑलरेडी बताया है यूनिट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 से टेक्निकल क्वेश्चन आ सकता है, 5 से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मतलब स्टोरी बनाएगा भाई यदि 5 में तो ऐसा आएगा कि तुमको डायरेक्टली माइंड में हिट करेगा कि हाँ इसका आंसर ये है। 6 में भी जो क्वेश्चन पूछता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट। दोनों में अंतर, वेगरिंग एग्रीमेंट और दोनों में अंतर, ये देखिए क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो और ज्यादा टाइम लगेगा नहीं ये 6 वाला यूनिट को खत्म करने में। क्या है देखो एक बार, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है एक बार बताओ। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है पहले? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि यदि कोई अनसर्टेन इवेंट के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया कि चल आज आप बाजी लगाते हैं कि आज बारिश होगा कि नहीं, इसको क्या बोलेंगे आप लोग? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या हो सकता है देखो, कॉन्ट्रैक्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक पहला क्या बताओ? एब्सोल्यूट। दूसरा क्या है? कंडीशनल। प्रोमिसर हैव टू परफॉर्म विदाउट एनी कंडीशन। बिना कंडीशन के यदि वो परफॉर्म कर रहा है तो क्या बोला जाएगा उसको? एब्सोल्यूट। और कुछ कंडीशनल, कुछ कंडीशन पे यदि परफॉर्म कर रहा है उसे क्या बोलेंगे? कंडीशनल। अब कौन देखो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसको बहुत तोड़ के लिखे हुए, ध्यान से देखना। सेक्शन नंबर कौन सा? 31। जैसे लिखे हैं वैसे तुमको एक जगह पे खाली लिख देना। देखो क्या लिखा, कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच इवेंट। कोलैटरल का मतलब क्या होता है अभी पढ़ेंगे हम लोग। डज और डज नॉट, होगा या फिर नहीं होगा, इसके ऊपर यदि कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आज बाजी लगाते चल बारिश होगा कि नहीं होगा, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? कंटीजेंट। चला जब बाजी लगाते हैं कि इंडिया हार जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखो एग्जांपल तुमको दिया हुआ है। एक तो इंश्योरेंस वाला, जिंदगी के साथ भी आराम से मरिए, हम लोग हैं, आपकी वाइफ को हम देखेंगे, ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, ए प्रोमिसेस टू पे 10 lakhs if B's house is। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? तुम्हारा घर जल जाएगा तो हम तुमको 10 लाख रुपए देंगे, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अरे इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते हैं, फायर इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं, ठीक है वैसे ही। ठीक है, 3 एग्जांपल खाली दिया हुआ था। अब कोलैटरल इवेंट के बारे में समझते हैं। कोलैटरल का मतलब क्या होता है बताओ तो? कोलैटरल का मतलब एग्जैक्टली बताया, जिसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं है। आग लगाने के ऊपर या फिर किसी के मरने के ऊपर अपना कंट्रोल है नहीं है। ये यदि रखते हैं तो अलग बात है, अदरवाइज कंट्रोल है कि कब कौन कब मरेगा, कंट्रोल है क्या? नहीं है। बट यदि अपने पास घोड़ा है तो है कंट्रोल, अभी वो अभी टपका सकते हैं। तो क्या कंट्रोल है? उसको क्या बोलेंगे? कोलैटरल इवेंट। क्या बारिश के ऊपर अपना कंट्रोल है? नहीं। यहां पे देखो, घर में आग लगा देना इज नॉट अ प्रॉमिस। एंड वैसे एग्जांपल नंबर नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? आग लग जाना इज नॉट अ कंसिडरेशन। अब देखो ऊपर में इसको पढ़ने का तरीका, जो तुमको नोट्स बनाया ना, इसको पढ़ने का तरीका यह है कि पहले तुम नीचे को पढ़ोगे हिंदी वाला, क्योंकि हिंदी अपनी मातृभाषा है और उससे हम लोगों को जो फीलिंग्स आता है ना वो इंग्लिश में नहीं आता। तुम जितना भी अंग्रेज का बन जाए तुमको, मगर हिंदी तुमको जितना माइंड में हिट करेगा उतना नहीं हिट करेगा। तुम पहले ये पढ़ना, उसके बाद तुम बुक वाला फोन को पढ़ने का समझ में आया क्या? मेरे रिवीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम कैसे पढ़ेगा वो इंपॉर्टेंट। देखो ठीक से पहले ये पढ़ना, उसके बाद ऊपर वाला पढ़ना। क्या हुआ? ठीक है, समझे क्या? आगे बढ़े हम।
आगे बढ़े। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है, देखो पूर्ण को बंद, देखो क्या लिखा है, द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वुड डिपेंड अपॉन द हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ सम इवेंट और कंडीशन, जो पहले से डिसाइडेड था या तो फिर बाद में हुआ, उसी चीज को तोड़ के लिखा गया। पॉइंट नंबर 2 पढ़ो। देखो यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है, इवेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या हुआ, तो आप बताओ, हम यदि क्रिकेट मैच खेलते तुम्हारे साथ, चल बाजी लगाते, तुम एक ओवर फेंक, हम तुमको 6 छक्का मारेंगे, ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं परफॉर्म कौन कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं, ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्या बोले तुमको, कंट्रोल है ना इसमें, बैटिंग हम कर रहे हैं, बट बारिश के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं है ना, तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। समझना है बात, यही बात बोला गया, इवेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ, जो इवेंट जो घटना घटने वाला ना वो पार्ट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, बारिश होगा इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए जो है बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाए डिलीवरी गुड्स का, और उसके बदले में कैश दे देगा, तो भाई ये कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होगा ना भाई, डिलीवरी करेगा कैश मिल जाएगा। हाँ 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 हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है क्या, कंडीशन इवेंट शुड नॉट बी अ मेयर विल ऑफ द प्रोमिसर, मन होगा तो पैसा देगा, इसका मतलब क्या हुआ समझ में आता है। अब एक देखो एक बार, बारिश होगा तो हम पैसा देंगे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा कंडीशन में, क्या हम नहीं देंगे तो क्या तुम कुछ कैसे सकता है क्या कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो गया तो क्या हम तुम मेरा ऊपर केस कर सकते हैं क्या उसके ऊपर उस चीज के ऊपर, आंसर इज नहीं कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट, अनसर्टेन इवेंट क्या होना चाहिए बताओ, अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए, ऐसा इवेंट नहीं होना चाहिए जो ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि बारिश आज होने वाला है, तब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बना, तो वो कंटीजेंट नहीं है, क्योंकि सबको पता है आज बारिश, तो वो क्या है कंटीजेंट, वो जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी माना जाएगा, क्या होना चाहिए, अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए, जो हमको भी नहीं पता कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। अब देखो एक बार नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ, रूल्स रिलेटिंग टू द इन्फोर्समेंट, पहला पॉइंट क्या देखा सेक्शन में कौन सा 30, देखिए खाली रीड करने वाला बात है, उसमें कुछ बड़ा चीज नहीं था, ये तब तक इन्फोर्स नहीं होता जब तक इवेंट हुआ नहीं, जब तक ये हैपन नहीं हुआ तब तक इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते। क्या हुआ, देख बार देख 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 यहाँ पे देख, शकल देख, देखो, इफ द इवेंट बिकम इम्पॉसिबल, मान लो इवेंट हो गया क्या इम्पॉसिबल, सच कॉन्ट्रैक्ट बिकम व्हाट, इसे ए है ये है बी, कॉन्ट्रैक्ट विद बी मैरिज टू सी गिवन 10,000, बी को बोला कि भाई तुम यदि सी के साथ शादी कर लेगा ना तो हम तुमको क्या देंगे 10,000 रुपीज देंगे, सी का शकल देखे बाद, सी का शकल देख के लग रहा है कि अभी बस बेचारी मरने वाली थी, और सी का डेथ हो गया, समझे क्या, इम्पॉसिबल तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा बताओ, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, अब ये बी ए के ऊपर केस नहीं कर सकता, देखो अब तो मर गई ना, हम शादी करने के लिए रेडी थे, 10,000 हमको देते, ऐसा बोल सकता है क्या, देखो क्या लिखा हुआ है, where a contingent contract is made to do or not to do anything if an uncertain future event does not, यदि नहीं होता है तो क्या होगा बताओ, उसके ऊपर केस कर सकते हैं क्या हम लोग, बारिश नहीं हुआ, बारिश नहीं हुआ, इवेंट जो होने वाला था वो इवेंट के ऊपर कुछ इवेंट वो हुआ ही नहीं, या फिर भी इन्फोर्स हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि इवेंट अकर होना चाहिए तभी वो क्या कर सकते हैं, हम लोग इवेंट कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला एग्जांपल तुमको दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा एग्जांपल सेक्शन में कौन सा 34, एक बार पहले पहला पॉइंट को रीड करेगा,
हाँ, तो सेक्शन नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं? सेक्शन नंबर 34 क्या लिखा हुआ देखो, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कंटीजेंट अपॉन एज द हाउ अ पर्सन विल एक्ट एट अ अनस्पेसिफाइड टाइम, मतलब क्या हुआ? कोई इवेंट जिस चीज के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया उसका पर्टिकुलर टाइम फिक्स है ही नहीं। बारिश होने के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, कब होगा इसके ऊपर कोई फिक्स नहीं किया गया। देखा हो तो सेक्शन 34 क्या बोलता है देखो, the event shall be considered to have become impossible when such person does anything which renders impossible that he should so act within the any definition। फिर से अटक गया यार, क्या हो रहा है आज? ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ, देखो एग्जांपल को लेते हैं। देखो अभी ये एग्जांपल देखना है, क्या लिखा हुआ है। सोहित है, सोहित कौन है बताओ? यहाँ पे कोई है क्या? सोहित कोई है? सोहित जो है सुनामी को अग्री टू पे सुनामी इफ मैरी सोनम। सोहित बोलता है सुनामी को कि तुम यदि सोनम से शादी कर लेगा तो फिर हम तुम क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। सोनम क्या होगी? सोनम बनी क्या? बेवफा ना। वो किससे शादी कर ली बताओ? अविनाश। कैसे बताओ? कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया बताओ? इम्पॉसिबल, बट इफ इट इज पॉसिबल देयर इज अ डाइवोर्स। यदि दोनों के बीच में डाइवोर्स हो गया, दोनों के बीच में डाइवोर्स हो गया, इसके और इसके बीच में, तो क्या क्या उसके बाद पॉसिबल हो गया क्या कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल हो सकता है। तुमको ना आज एक चीज बताएंगे लॉ का पढ़ने का तरीका, ठीक है? सेक्शन 35 पहले पढ़ो। इधर पहले क्लास में तुमको बताया था कि एग्जाम्पल को दिल पे मत लेना, कोई भी एग्जाम्पल बस समझाने के लिए दिया जाता है, और बाहर जाके कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा। यदि उड़ाएगा तो तुम मेरे को बोलना, फिर हम उसका मजाक उड़ाएंगे। सारा एग्जाम्पल उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? यदि तुम्हारे ऊपर यदि कोई मजाक उड़ा रहा बाहर मेरे गैर मौजूदगी में, तो मेरे को बोलना पूरा एग्जाम्पल। नहीं, उसको ले गए यदि, हाँ वहां में कोई एग्जाम्पल दिया उसको लेकर तुम मेरे टीज कर रहा है तो मेरे को बताना। पहले का तो अपना देख लो। चलो देखो, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ इज स्पेसिफाइड क्या है? अनसर्टेन इवेंट हैपन विद इन द फिक्स टाइम। यहाँ पे फिक्स टाइम है, यहाँ पे टाइम क्या है? फिक्स है। तो उस केसेस में क्या होगा? टाइम यदि फिक्स है और इस पर्टिकुलर टाइम पे यदि वो इवेंट नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? अरे भाई, बारिश आज होने वाला था और आज लैप्स हो गया, बारिश नहीं हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। बस ये चीज लिखा हुआ है। इम्पॉसिबल इवेंट को क्या बोलेंगे? वॉइड। अच्छा एक बात बताओ, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है, बट वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड। वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? जुआ गैम्बलिंग वाला। चल आजा, इंडिया पाकिस्तान का मैच चला, चल आजा बाजी लगाते हैं, वो क्या है? आपका वेगरिंग है। क्या है बताओ? वेगरिंग। ठीक है, एक बार के लिए रीड कर लो ये। गोवा का केस अलग है, गोवा का पूरा कंप्लीटली केस अलग था, बताएंगे। गोवा का जितना भी गैम्बलिंग हाउस है ना, वो कभी भी रोड पे नहीं है, पानी में और वो अलाउड है। और ऑन रोड आप पब्लिक प्लेस पे आप गैम्बलिंग नहीं कर सकते, पानी का पब्लिक प्लेस। यस, भैया बीच के ऊपर है ना, बीच के साइड में लोग बना के। ठीक है,
अरे भाई जल्दी यार, जल्दी जल्दी, कहाँ तक कि हम लोग, बस 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 बस, लास्ट टॉपिक पढ़ना है। क्या क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्या पढ़ना बताओ। क्वासी का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन आपको, जिसको हम लोग दूसरा नाम से क्या जानते हैं बताओ, रिजेंबलिंग कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या होता है, देखो जो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है बट कॉन्ट्रैक्ट बन गया बिना प्रॉमिस के, कोई कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। सर एग्जांपल बताइए, जैसे देखो मान लो वॉलेट, देखो यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे भी दिया हुआ है, बाई मिस्टेक 2 पिज्जा दे दिया गया, आप ले लिए उसको, एंजॉय भी कर लिए, तो क्या उस एंजॉय करने के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा? यस, ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। आपको गलती से बैंक अकाउंट ट्रांसफर हो गया कुछ पैसा, ठीक है, तो क्या आपको रिफंड करना चाहिए आपको पैसे को? वैसे तुमको जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था तुमको बताते हैं, वो वॉलेट वाला एग्जाम में आया है, याद है? वॉलेट कि तुमको मान लो एक रेस्टोरेंट में वॉलेट मिला, उस वॉलेट में बहुत सारा पैसा भरा हुआ था, तुम क्या किया, उसके मैनेजर को तुम दे दिया, बोला कि भैया कोई आएगा तो आप उसको दे दीजिए, और वो कोई बंदा आया ही नहीं, उसके बाद तुम पैसा मांग रहे हो तो पैसा नहीं दे रहा, क्लेम कर सकते हो क्या? यस, क्योंकि बताओ उसका अभी तक ओनर नहीं पता चला, रियल ओनर तो नहीं पता चला, तो तब तक उसका कस्टडी किसके पास होना चाहिए? तुम्हारे पास होना चाहिए, जो तुम्हारे पास था, जिसके पास था, ठीक है। अब देखो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या फीचर्स, क्या पढ़ा बताओ, फीचर्स ऑफ का क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। देखो पढ़ के देखो, पढ़ 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 पढ़। हो गया? ऐसा कौन कौन से केसेस जहां पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट लगता है? जैसे देखो पॉइंट नंबर 1, क्लेम फॉर द नेसेसिटी सप्लाइड, याद है ना माइनर का पॉइंट हम लोग पढ़े थे, माइनर के केसेस में हम लोग यदि किसी को नेसेसिटी सप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग उसके एसेट्स के लिए, एसेट्स के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट, पेमेंट बाय द इंटरेस्टेड पर्सन, जिसको जमींदार वाला एग्जांपल याद है? जमींदार वाला एग्जांपल क्या था बताओ? वो एक संपत्ति नहीं लेते हम लोग, ये लैंड दे दिया गया, उसके बदले में तुम उसका, सॉरी, लैंड को दे के तुम क्या किया, लोन उठाया, लोन, तो लोन को चुकाएगा ना, तुम चुकाएगा, तो उस केसेस में क्या था, जमींदार क्या कर सकता है, तुम्हारा प्रॉपर्टी को टेक ओवर करता है, टेक ओवर करता है, तो जब उसका पेमेंट तुम कर दोगे तो उसको देना पड़ेगा ना, तो इसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट तो बोलेंगे। नेक्स्ट क्या बताओ, देखो यहाँ पे देखो सुंदर शब्दों में लिखा गया है SM2, ऑलरेडी बताया था हमको, स्टडी मटेरियल क्वेश्चन नंबर 2, ये इसलिए बनाया गया ना इस मैथ में, ताकि तुमको डायरेक्टली ये पढ़ते ही तुमको याद आ जाए, तो तुरंत उस क्वेश्चन में जाओ, जाकर पढ़ लो, और यही दिया जमींदार वाला एग्जांपल ही दिया, ठीक है, बहुत प्यार से बनाया हुआ था नोट्स। अब देखो क्या लिखा हुआ, ऑब्लिगेशन ऑफ द पर्सन एंजॉयिंग बेनिफिट्स ऑफ और नॉट कैटिटियस टू एक्ट सेक्शन नंबर 7। देखो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, एक देखो क्या लिखा है, अ ट्रेडमैन लिव्स गुड्स एट बीज हाउस बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक हम तुम्हारे पास मिलने गए थे, तुम्हारे घर पे कोई सामान छोड़ दिए, तो क्या वो सामान तुम्हारा हो गया? क्या हम वापस लेंगे? क्या उसका ड्यू केयर रखने का जिम्मेवारी तुम्हारा है? यही तो तुम्हारा सक्सेस। फाइंडर ऑफ गुड्स याद है, वो डॉगी वाला एग्जांपल, डॉगी, तुम, मेरा कोई डॉगी खो गया तो तुम पकड़ लिया उसको, और मनी पेड बाय मिस्टेक और अनड्यू इन्फ्लुएंस में तुम क्वालिटी पढ़े थे हम लोग, यूनिट नंबर कौन सा, 3 में, कि यदि कोर्सन से यदि कुछ पैसा या फिर कोई भी प्रॉपर्टी तुम एक्वायर करके रखे हो तो तुमको उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, सेक्शन नंबर 6, और ये कॉन्ट्रैक्ट में अंतर है, बस खत्म हो गया, और बस ये कोटेशन में पढ़ के खत्म करते हैं। क्या लिखा हुआ देखो, ठीक है, इसी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा खत्म होता है। लास्ट का 2 यूनिट थोड़ा भगाए, भगाने के पीछे रीजन था क्योंकि फर्स्ट 1 2 3 बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस तुम्हारा उसी पे होना चाहिए अधिकतर। हाँ, उसके बाद का टॉपिक तुम यहाँ से पढ़ना, मगर मेरे ही हेरिटेज नोट से ही पढ़ना, उसको तुमको बहुत आसानी लगेगी।
अभी तुमको हम एक चीज बताते हैं, समझना है पढ़ने का रियल में तरीका क्या होता है। तुम यदि लॉ के बारे में बात करें, तुम देखोगे लॉ में ना पूरा का पूरा हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लॉ में जो भी हम लोग पढ़े थे ना, उसको 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक था डेफिनेशन पढ़े हम लोग, दूसरा पढ़े हम लोग हेडिंग्स वाला, और तीसरा पढ़े अपना लॉ केस स्टडी। ये पढ़े थे ना, 3 चीज ही पढ़े हम लोग। सबका पढ़ने का एक तरीका होता है, सबका एक नोट डाउन, एक नोट करने का तरीका होता है। तुम डेफिनेशन जब भी पढ़ने जाओगे तो हम तुमको जिस वे से तुमको हम डेफिनेशन पढ़ाए, वो सबसे सॉलिड वे है डेफिनेशन को याद करने, क्योंकि ये और ये एज इट इज जो है वो लिखना पड़ेगा तुमको अपना वर्ड यूज नहीं कर सकते। जो एग्जाम में तुमको लिखना है वो एकदम एज इट इज तुम्हारे इंस्टीट्यूट के मैथ से वैसे ही होना चाहिए, तभी तुमको मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज मार्क्स कटने में। इसमें डेफिनेशन और हेडिंग्स में, सर डेफिनेशन में जैसे मान लो कंसिडरेशन का डेफिनेशन, तो अब इसको सर याद कैसे करें? इसको याद करने का तरीका तुमको हम बताए थे, ब्रेक करके सबको तोड़ दो। तोड़ने से बहुत ईजी लगता है और आसान लगता है। तुमको दिखाते हैं, जैसे हम इसमें तुमको तोड़ के लिखाए थे ना, यदि हम कंसिडरेशन का डेफिनेशन तुमको दिखाते हैं तो दिखाते हैं। देखो ये कंसिडरेशन का डेफिनेशन लिखे थे, इतना लंबा 1 पेज में, मगर तुम देखोगे ना इंस्टीट्यूट के मैथ में ये 4 लाइन में है, पर इतना डेफिनेशन तुमको याद नहीं रहेगा। बट यहाँ पे देख तोड़ दिए तो याद रहने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत आसान होगा पढ़ने में। तो अभी हम लोग फिर से जा रहे हैं। तो डेफिनेशन कैसे पढ़ना, तोड़ के पढ़ना। आज बात करते हैं हेडिंग्स। अभी हेडिंग्स कैसे याद होता है सर? हेडिंग्स जैसे एग्जांपल तुमको बताया, नो कंसेशन नो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्शन केसेस है ना वहां पे, तो वहां पे निमोनिक्स तुम्हारा काम है, इसका निमोनिक्स कुछ कोड वर्ड वो सब काम है। कोड वर्ड तुमको ऑलरेडी हम क्लास में कई बार बताया है, कई सारे पॉइंट्स के लिए, वो सब कोड वर्ड याद करके हेडिंग्स याद कर। हेडिंग्स के अंदर का पॉइंट को तुम अपने हिसाब से उसको एक्सपेंड कर सकता है, उसमें तुम कीवर्ड्स डाल के अपने हिसाब से एक्सपेंड कर सकता है। बट ये नहीं होगा कि तुम उल्टा पुल्टा कुछ भी लिख के, हेडिंग्स तुम्हारा एकदम सेम होना चाहिए जो इंस्टीट्यूट के मैथ में लिखा हो। ये दोनों में तुमको डेफिनेशन को तोड़ के याद करो और हेडिंग्स को एज इट इज याद करो, और उसके अंदर का पॉइंट को कीवर्ड्स याद करो। अब आते हैं क्या, केस स्टडीज। केस स्टडीज को पढ़ने का तरीका इस पर्टिकुलर तुमको नोट्स में तुमको समझ में आया होगा। कोई भी केस स्टडी उठा के देख, कितना अच्छा तरीके से सजाया गया ना कि तुम खाली बार देखेगा सकल तुमको याद आएगा। इससे तुमको एग्जांपल देते हैं, कोई भी केस स्टडी का नाम यदि हम बात करें तो यूनिट 1 में तो केस स्टडी भरा हुआ है, जैसे कि क्या था, सोलोमन वर्सेस सॉलिवन, वो सब था ना। देखो ये सबसे बेस्ट तरीका है नोट्स बनाने का केस स्टडीज के ऊपर यदि हम बात करें। देखो वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर, ठीक है, वैसे तुम्हारा वो था ना, तो वो ये जो तरीका है ना, इस तरीके से आप बना के रखते हो ना, बहुत आसान हो। और ये सारा का सारा चीज इसमें बना हुआ है। 3 ही चीज है अपने को पढ़ना है पूरे लॉ में, एक डेफिनेशन, हेडिंग्स और एक कितना केस स्टडीज। केस स्टडीज को पढ़ने का तरीका ये है सबसे बेस्ट, एक जगह पे आप इसका मेन पॉइंट लिखे कि क्या आया अल्टीमेटली, क्या जजमेंट आया वो, और क्या केस में था, थोड़ा सा बस खाली जान गया, बात खत्म। क्योंकि एज इट इज वो लिखना नहीं, केस स्टडीज का एज इट इज तो लिखना नहीं कि ऐसा ऐसा हुआ था, तुमको उस केस स्टडीज के बेस जो क्वेश्चन आएगा उसको समझाना है, ठीक है। तो यार इतना पढ़ने का तरीका यही है। अभी से भी बहुत टाइम है, डेली कम से कम 2-3 घंटा का दो, लॉ को तुम्हारा हो जाएगा। लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो तुमको डेली पढ़ना पड़ेगा। लॉ ऐसा नहीं होने वाला है कि तुम एक दिन पढ़ेगा काम हो जाएगा। लॉ तुम्हारे लिए एकदम नया सब्जेक्ट है, और नया सब्जेक्ट के हिसाब से तुमको पढ़ना पड़ेगा। यही सबसे बेस्ट वे है पढ़ने का। लॉ को 3 टुकड़ा में बांटो, लॉ, डेफिनेशन, हेडिंग्स और केस स्टडीज, और तीनों को अलग अलग तरीके से पढ़ो, ठीक है। हम लोगों का ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया हम लोगों का, ठीक है, बाय।